Namaskar friends. So today we are going to talk about another strategy which we use for children with ASD और उसका नाम क्या है? Sensory friendly environment. So using sensory strategies for teaching children with autism. As you can see in front, we know children with ASD process sensory information differently. Yes, we all know it that they have sensory issues. They are either hypo or hypersensitive to touch, sound, light, texture and smell. क्या मतलब है इसका? Friends, you all know how do we learn? How do we get information? And from where do we get information? We get information from the environment and with the help of our senses, like through touch, through light, through sound, through texture and smell, through various senses. Okay. So now when we receive information through our environment, our brain process this information. Okay. और जब वो brain उसको process करता है, वो हमको बताता है कि how we are supposed to interact with the environment. That is how we learn, Say for example, अगर मुझे किसी ने कहा, तुमने मुझे कहा, ma'am, jump. He told me, I received this input and my brain processes और process करके मैंने क्या करा, action करा, jump. Right? तो इसी तरह कोई कहता है कि तुम ये पढ़ो, तो बच्चा क्या करता है, सुनता है और उसको प्रोसेस करता है उसका ब्रेन और फिर वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है. बट व्हाट हैपन्स इन चिल्ड्रन विद ASD? उनको ये सेंसरी प्रोसेसिंग में, जो ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है, वहां पे प्रॉब्लम है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि दे एक्ट डिफरेंटली. जैसे हम टिपिकल लोग रिएक्ट करते हैं, वो वैसे रिएक्ट नहीं करते. या तो वो बहुत हाइपरली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, और या वो बहुत कम रिएक्ट कर देते हैं. तो क्या होता है इसकी वजह से? उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है और वो काम नहीं कर पाते जो हम उनसे करवाना चाहते. तो सेंसरी स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो हम जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, दे मैनेज देयर हाइपर सेंसिटिविटी और सेंसरी सीकिंग नीड्स. तो जो हम आज बात करेंगे, जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं, जो भी उनकी सेंसिटिव नीड है, तो उसको जो है हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. ओके. और मैनेज करके हम उसको हेल्प करते हैं टू लर्न, टू फोकस, टू अटेंड. तो जब उनकी सेंसरी नीड्स मीट कर लेते हैं, वेदर इट इज रिड्यूसिंग नॉइज और एडिंग एनी मूवमेंट और गिविंग अ फिजिट टॉय, तो बच्चों का क्या होता है, अटेंशन जो है बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है और बच्चे अपना काम करने लग जाते हैं. तो ये फायदे हैं यूजिंग सेंसरी स्ट्रैटेजीज के. Okay, so in other words, what we are saying, when we are using sensory strategies, our children feel safe and they feel calm and then they are ready to learn and focus. So that is the main aim of using sensory strategies. हमें क्या करना चाहिए? हम ये कह रहे हैं, be mindful of noise, lighting, textures and other sensory triggers. तो ये बहुत ही important point है. Now, पहले मैं एक आपका जो है डाउट क्लियर कर दूं. सारे बच्चों को सारी सेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होती है. किसी का जो है ही इज हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स साउंड, अदर पर्सन मे बी हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. किसी की प्रोप्राइसेप्टिव में हाइपर सेंसिटिविटी है और किसी की वेस्टिबुलर में है. तो ये फर्क हर एक बच्चा फर्क होता है, जो कि हमें असेस करना पड़ता है. तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये बच्चा आया है तो इसका सेंसरी प्रोफाइल क्या है. What are the various sensory input which he requires? Is he hypersensitive towards noise, or is he hypersensitive towards noise? Or does he like touching, or does he not like touching? Does he like movement, or does he not like movement? तो जब हमें इन बातों का पता होगा तो हम उन चीज़ों का, इन ट्रिगर्स को दूर रखेंगे ताकि हमारे बच्चे को मुश्किलातें ना आए पढ़ते समय. ओके. So we have to be very careful. Noise
कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और जो भी सेंसरी ट्रिगर है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने बच्चे को अच्छे से जानेंगे. सो जस्ट डोंट assume that all children with ASD have problems in all sensory inputs. Okay, so it is individual. So then provide sensory breaks or calming tools. जब हमें पता है कि हमारे बच्चों को ये सेंसरी इश्यूज हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में उनको ब्रेक देते रहना चाहिए. ओके, ताकि उनकी सेंसरी नीड्स मीट होती जाए और वो कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हमें करे, या हमारी जो लर्निंग जो वो कर रहा है उसमें कोई डिसरप्शन ना आए. ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट, क्वाइट स्पेस. हमको जो भी बच्चों के लिए जब हम ऑटिज्म रिसोर्स रूम बनाते हैं, हम ये बहुत ध्यान रखते हैं कि क्वाइट प्लेस हो. Because our children get distracted by too much of noise and too little noise also. तो ये बहुत देखना ध्यान रखता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वाइट स्पेस बना देते हैं, जिसको कि हम कई बार ये कहते हैं कि कामिंग एरिया भी है, रिस्पाइट एरिया. बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाते समय, बच्चा आपको लग रहा है कि रेस्टलेसनेस दिखा रहा है, तो वी कैन मूव हिम टू द क्वाइट एरिया वेयर ही कैन satisfy his sensory need. Where his sensory needs are met. तो subdued lighting होएगी वहाँ पे, comfortable sitting होएगी, minimal noise होएगी. तो जिस तरह का ये कमरा हमने बताया है, so that's the area we have designated for his calming, for his respite, whenever he's feeling very restless and he's having anxiety, so he can, so this way, वो अपना sensory input को रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस एंजाइटी एंड रिगेन अ सेंस ऑफ काम व्हेन फीलिंग ओवरवेल्म. तो जब भी वो ओवरवेल्म फील करे, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साउंड हो गई, या बहुत कम साउंड हो गई, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, और या अब बच्चा जो है उसको फोकस करने में मुश्किल हो रही है, सो वी शुड मूव हिम फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस. Okay, then we have various sensory tools, which we can use while we are teaching children with autism. Sensory tools जब हम use करते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो बच्चों को safe, purposeful outlet देते हैं for their sensory needs. Say for example, मैं आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ. बच्चों की आदत होती है, वो आपके एकदम पास आते हैं, सेंसरी नीड है उसकी टच की, बहुत क्लोज आ जाते हैं, आपको चिपटता है, आपको उसको किसी को टच करना है. तो दिस इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट? सो इंस्टेड व्हाट कैन वी डू? पर उसकी ये सेंसरी नीड तो है, हम बार बार कह जाएंगे मत करो मत करो, दैट विल नॉट हेल्प इट. तो उसकी ये जो टच की सेंसरी नीड है, इसमें तो नॉइस भी है, तो मे बी ही इज हाइपर सेंसिटिव टू नॉइस, और मैंने ये उसको दे दिया, तो देन आई एम मेकिंग अ मिस्टेक. सो बट इफ इज नॉट, आई कैन यूज दिस. तो ये टच का, तो मैंने उसका जो है रिप्लेसमेंट कर दिया, टच कर रहा है, डिफरेंट शेप्स हैं, जो भी उसका, अब इसमें नॉइस नहीं है, इसमें कोई साउंड नहीं है, तो वॉट एवर इज गिविंग हिम respite, whatever is giving him comfort to work, so we have to provide him that. So our main focus is that the child should learn. These tools provide children with ASD manage their sensory input and make their sensory needs. Sensory tools include items like fidget toys. Fidget toys क्या होते हैं? पढ़ा होगा आपने fidget toys क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है. blankets, noise cancelling headphones, ये हम हर क्लास में ये चीजें रखते हैं. Tactile objects such as stress ball और a texture fabric और sensory swings भी स्कूलों में होते हैं. कुछ यहाँ पे मेरे पास चीजें हैं जो sensory tools मैंने आपको दिखाने के लिए हैं. This is the sound. Now क्या होगा? एक बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ, और पर अगर वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है and he's not ready to learn, he is not following your instruction or he's not working, and then I say, oh देखो ये क्या है. So without understanding, without knowing कि he is hypersensitive to noise, so मैंने ये गलती करी. तो ये नहीं है कि ये सेंसरी टूल है तो मैं किसी के लिए भी यूज कर सकती हूँ. I have to know my child, what is good for him. Is he hypersensitive or is he hyposensitive? Fidget toys होते क्या है? Small handheld, ये सारे fidget toys है.
हाथों में पकड़ सकते हैं और बच्चा अपनी जो है सेंसरी नीड को मीट कर सकता है। दीज आर कि हमको भी मजा आता है ना, जब जैसे दिमाग में कुछ टेंशन है तो हम इसको लेके ऐसे काम, इट गिव्स अस लॉट ऑफ कंफर्ट। some people just keep sitting and doing this. So these are all that, ये movement के लिए, okay, and this again also is there. So कई बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, कई बच्चों को ये नहीं पसंद आएगा. Then this, okay, so these are some sensory tools which I wanted to show. And अब कई बच्चों का क्या होता है कि सलाइवा से अपना खेलते रहते हैं, करा और फिर वैसे. सो गिव देम दिस पुटी, ये है, इससे वो कुछ भी करे और ये इनको कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट विल फुलफिल द नीड ऑफ द चाइल्ड. तो कहने का मतलब है, जब भी आपको लगे द चाइल्ड इज गेटिंग एंशियस and he is not concentrating on the work we are giving, you can use this sensory tools because we know they have sensory issues. Okay, अब जैसे ये है, अब मैं मान लो पढ़ा भी रही हूँ तो मैंने ये डाल दी पुटी. So I'm teaching concept or maybe just visual discrimination, but at the same time the child is getting a sensory input also. So these are the few things which you can keep in the classroom to sustain चाइल्ड इंटरेस्ट. फिजेट टॉयज क्या हेल्प करते हैं? सेंसरी इनपुट देते हैं और फिजिकल आउटलेट फॉर देयर रेस्टलेसनेस. कई बार आपको बहुत एंजाइटी होती है तो आप ये करते तो अच्छा लगता है ना, हमें खुद भी अच्छा लगता है, सो इन बच्चों को भी अच्छा लगता है. सो अगर ये देने से बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपने काम पे भी, व्हाट्स द हार्म? आवर मेन पर्पस इज टू मेक हिम फोकस ऑन द एक्टिविटी विच वी वांट हिम टू डू. देन कई बच्चों को जो ASD बच्चे हैं, जो हाइपो हैं, दे सीक टेक्टाइल और मूवमेंट बेस्ड इनपुट. तो फिजेट टॉयज जो हैं उनको ये कंट्रोल्ड टच, प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा ना, ये कंट्रोल्ड एंड प्रेशर और ये मूवमेंट का ये जो है इनपुट देते हैं. ओके, और वो they are just doing this and doing their activity without disrupting the class, so they can be very useful for them. Okay, so these tools offer tactile, visual और auditory stimulation. तो किसी भी तरह का auditory stimulation के लिए आप क्या कर सकते हो? रेटल कर सकते हो जहाँ से आवाज आए. मेरे पास ये है, एक हमने खुद ही बनाया हुआ है. So we make so many things on our own also. So auditory stimulation के लिए, सारी स्टिमुलेशन के लिए और सेंस स्टिमुलेशन के लिए we can use various sensory tools. They can be from the market, you can make your own, you can make your for textures, you can make for different texture के आप कपड़े ले सकते हैं और वो बच्चा उसको टच करे. घर पे भी आप बना सकते हैं, and for sound also you can make, और for smell also perfume रख सकते हैं, छोटी सी दूसरी एक इंसेंस रख सकते हैं, तो बच्चों को वो इनपुट देने के लिए. ओके, इससे वो अपना क्या करते हैं? सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं अपना बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग सेंसरी इनपुट, जो कि उनकी नीड को फुलफिल करता है. इज इट अंडरस्टूड? सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? वी नो दे हैव सेंसरी इश्यूज. They don't react the way typical people react. Either या तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ओके, जिसकी वजह से हो क्या रहा है? They are not able to concentrate on the activity. So for example, अगर क्लास में मैं अभी पढ़ा रही हूँ और मैंने एकदम बाहर से कोई नॉइस आ गई, तो बच्चा क्या करेगा? अब बाहर साउंड आ गया तो मैं सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकती. बच्चा क्या करेगा? एकदम काम करता करता करके और उठ जाएगा. So what should I be doing? I should have provided with the headphones because I know he's sensitive to noise. So all these things that we have to pre-plan. It's never on the spot. I should know my child very well. I should know what are the triggers. उसको control करना मेरा फर्ज है as a teacher. Okay, so let's go next. और कई बार हमें क्या करना पड़ता है? बच्चे के हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती है. कईयों को आपने देखा होगा इन्वायरमेंट चेंजेस, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि इसके डेस्क से सब कुछ, बाकी सब कुछ हटा दो. मैंने पहले भी ये बात करी है. जो एक्टिविटी कर रहा है सिर्फ वही एक्टिविटी रखो, नो अदर डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ही डजंट लाइक एनी अदर डिस्ट्रैक्शन.
तो लाइट को कंट्रोल करना, बैकग्राउंड नॉइस ना आए इसका ध्यान रखना, calming colors यूज करना in the environment so that he's not distracted. ठीक है, so all these things can create a friendly environment as you can see in the picture. कई बार हम उनकी सिटिंग को भी अडेप्ट करते हैं. नो, कई बच्चों को बीन बैग पसंद है. It gives them, it fulfill their sensory need and give them comfort. बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को इस पे बैठ के. ओके, रॉकिंग चेयर्स जिसपे कि वो क्या करते हैं, उनकी वेस्टिबुलर जो सेंस है वो स्टिमुलेट होती है और उनको अच्छा लगता है. तो फाइंड अ कंफर्टेबल एंड calming seat arrangement that suit their sensory needs. तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों को प्रॉब्लम्स कम आती है. कई बार क्या होता है कि जब ये बच्चे ये प्रॉब्लम करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे को तो ये प्रॉब्लम है, ही हैज़ दिस बिहेवियरल प्रॉब्लम, सो लेट अस डू बिहेवियर मॉडिफिकेशन. नो, बिकॉज मैं पढ़ा रही थी और वो उठ के भाग गया. इज दैट अ बिहेवियरल प्रॉब्लम और इज दैट अ सेंसरी इशू कि आप पढ़ा रहे थे और उसी समय पे किसी ने बहुत ज्यादा लाइट कर दी. समवन जस्ट केम एंड स्विच्ड ऑन द फैन, बहुत नॉइज हो गई, तो बच्चा एकदम उसको एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता, बट दिस इज हाउ ही रिएक्टेड. ओके, एंड हम कहते हैं उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बट दिस इज नॉट अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, दिस इज अ सेंसरी इशू विच आई डिडंट टेक केयर एज अ टीचर बिफोरहैंड. तो इसमें मेरी गलती है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है और इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर बच्चे आपको लग रहा है कि बच्चा अब आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सो स्टॉप दैट एक्टिविटी एंड ब्रिंग हिम टू द रिस्पाइट जो अभी आपने एरिया बनाया था, कामिंग एरिया, क्योंकि हम सब कुछ तो इन्वायरमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसका वो एरिया कंट्रोल्ड है. तो वहां पे वो ये सारे टॉयज रखे हुए हैं, जो भी उसको पसंद आएगा वो लेके उसको अपनी सेंसरी नीड को फुलफिल कर लेगा. ओके, इसी तरह उसमें हर तरह की सिटिंग है, जो सिटिंग उसको रॉकिंग चेयर भी है, बीन बैग भी है, wherever whatever he wants to use he can use it. So ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं फिजिट टॉयज के. ये बॉल्स जैसे मैं अभी आपको दिखा रही थी, पुटीज हैं, वेरियस टाइप ऑफ पुटीज हैं, you know, and then there could be a sensory path also where the child can just go around and crawl. और ये we can show some lamps also for visual stimulation. So बहुत सारा की चीजें हैं which can stimulate their senses, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो टेक्टाइल हो, चाहे वो प्रोप्राइसेप्टिव हो और चाहे वो वेस्टिबुलर हो. तो टीचर को ये पता होना चाहिए, जो भी टीचर एक बच्चे के साथ काम कर रही है, कि कौन सा टूल यूज करना है टू स्टिमुलेट विच सेंस. दैट्स ऑल अबाउट द सेंसरी स्ट्रैटेजीज. थैंक यू. नमस्कार.